लास्ट एक्सरसाइज रह गई है इसकी, वो करके प्लस कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मुझे करवाने थे आपको। इसमें भी आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस ऑल दोस टाइम सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। आपका इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको 3-4 करवाए हैं उसे करो। क्या मतलब सीखनी है? नहीं, तुम्हारी आईज में वाटर लग रही है, नहीं ठीक हो कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चलो बुक निकालो। एक क्वेश्चन जो मुझे शायद आपको करवाना था वो ये वाला है, जो मैं पीछे प्रैक्टिस करवा रही थी ना आपको, ये रहा। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन था, मे बी इफ इट कम्स, नॉट दैट श्योर, बाकी सारा करवा दिया था। इसमें से एक ये है, x² - 3y = 0 and 6y - 3x = 5 for x more than equal to 0. एक्स्ट्रा है। If x² - 3y = 0 and 6y - 3x = 5 for all x more than 0, then find the value of y. Find the value of y. क्या करना चाहिए इसमें? हमें इक्वेशन दी हुई है x² - 3y और यहाँ पर हमारे पास है, देखो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, और अगर इसको देखो तो ये इक्वेशन है लीनियर। एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और एक इक्वेशन है लीनियर। तो इस केस में वैसे ये क्वेश्चन इट्स ऑन 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब होते हैं, ये आपको जनरली आना नहीं चाहिए, बट इन केस आता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। क्या हो जाएगी? 5 + 3x / 6। क्या आती है ना y की वैल्यू? Now put this value here. That's it. कुछ नहीं करना हमें। x² - 3 5 + 3x / 6 = 0। समझ में आ गया? A simple general rule जो मैंने करवाया है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, आपका आंसर आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक की, y I chose y, मैंने y को सब्स्टिट्यूट क्यों किया? क्योंकि इसको करना आसान है। स्क्वायर में x को डालूंगी, पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। इससे अच्छा मैं y को सब्स्टिट्यूट कर दूं, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब मैंने एलसीएम लिया, -15 - 9x = 0। इसकी अकेली नहीं होगी ना, अकेला 5 नहीं बैठा हुआ। अच्छा, इसकी और इसकी, हाँ फिर ठीक, वो कर। तो यहां से फिर मैंने अब 3 कॉमन लिया, 2x² - 5x - 5 - 3x = 0। तो 2x² - 3x - 5 = 0। अब मुझे डर लगता है कि मैं कटिंग करूंगी, कल आप इसको भी कट कर दोगे। ठीक है, ये बाहर है, मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे कट कर दिया, ये टर्म में है इसलिए इसे कट नहीं किया। ठीक हो गया? तो 2x² - 3x - 5 = 0। अगर कटिंग करनी है तो कर लो, मैंने नहीं की है, सो आई विल टेक कॉमन लेटर। अब इसके फैक्टर्स करने हैं, बताओ। 2x² - 3x - 5 = 0। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 3n2 5 2s are 10, तो -5x + 2x - 5 = 0। तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, 2x - 5 + 1 2x - 5 = 0। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। इतना क्लियर है? मैंने 2-3 स्टेप्स बीच में मिस किए हैं। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5/2। इज इट फाइन? लेकिन निकालनी किसकी वैल्यू थी? y की वैल्यू क्या है? 5 + 3x / 6, यही थी ना? बस पुट कर दो। इफ x इज -1 तो y क्या होगा? इफ x इज 5/2 तो y क्या होगा? तो -1 में मैं पुट करूंगी y = 5 + -3/6, y = 2/6, 1/3। समझ में आ गया? अब 5/2 पुट करेंगे, y की वैल्यू तो 5 + 3 × 5 / 2 होल बाय 6। तो क्या ये बन जाता है 10 + 15/12। समझ में आया? ये तो रैशनल नंबर्स हैं जो क्लास 8 में हमने किए थे।
आपने यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया 15, फिर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया 10, 10 + 15 / 12 विच इज इक्वल टू 25 / 12। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसे नहीं बोलती, कम चांसेस है बट यू नेवर नो, राइट? आपके एग्जाम पेपर्स में, आपके सितंबर टेस्ट में कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखता है, तो जब भी आपको जितने वेरिएबल्स, जितनी इक्वेशंस, ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, एंड दैट इज व्हाई वी से जब भी हमें जितने वेरिएबल्स, जितनी इक्वेशंस दी होंगी, उसमें हमेशा ही आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करना है। इफ इट हैपेंस टू बी क्वाड्रेटिक एंड लीनियर, तो ऑफ कोर्स विल गो फिर सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक और लीनियर में हमें सब्स्टिट्यूशन ही करनी होती है, उसका कोई और हल नहीं है। हाँ जी, इक्वेशन में से 5 + 3x / 6, समझ में आ गया? एवरीवन इज क्लियर? हाँ जी, अब बुक निकालो, टेक आउट योर बुक्स। अच्छा, कल एक और टेस्ट लेना है मुझे आपका, ठीक है? पॉलिनोमियल्स का। इतनी जल्दी होगा तभी करोगे। कल टेस्ट है पॉलिनोमियल्स का, फिर क्या हो गया, संडे है उसके बाद। ले लो, उल्टा खत्म करो, ले लो, पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है। चलो, मैम भी नहीं, आप तो साइंस वाले मैम भी नहीं है। कौन सा रेसिपी? कौन से वाला? एक्स्ट्रा स्टेटमेंट उसके लीनियर इक्वेशंस के। हाँ, तो फिर मंडे को टेस्ट होगा आपका पॉलिनोमियल्स का। जो भी मैंने 3 वर्कशीट दी है, ईमान से पूरा वो 3 वर्कशीट अगर सॉल्व करके आ जाते हो तो आपको टेस्ट समझ में आ जाएगा। और हो सकता है मैं केस स्टडी भी डालूं, केस स्टडी पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, टेस्ट ऑन मंडे, ठीक है? और क्वाड्रेटिक के बाद आई स्टार्ट विद एपी स्टार्ट कर दूंगी, पिछली रिवीजन भी हो जाएगी। एपी हमें साथ में, मेरी कोशिश है कि आपकी छुट्टी से पहले, आपकी विंटर समर ब्रेक से पहले मैं आपको एपी खत्म करवा दूं। 10th जून, 10th जून, 20th, 11 डेज बनते हैं वैसे। चलो, 10 दिन कह रहे हो, भी आपने लिया, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर, ठीक है? अच्छा, मुझे अब आपको करवाना है पेज 85, एग्जांपल 13 हो चुका है, पर इस ब्रेक में आई मेक श्योर आई गिव यू होमवर्क। अब थोड़ा बहुत मैथ्स को, पिछले वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो, ठीक है? घूमने जा रहे हो ठीक है, पर ऐसा नहीं कि पूरे 10 डेज के लिए कोई घूमने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 डेज की कोई हॉलिडे लेता नहीं है, मुझे पता है। बिल्कुल पूरे 10 डेज हम घर पे ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जितने दिन भी घर पे हो, थोड़ा बहुत अपना पिछला रिवाइज करते रहो, ठीक है? तो अगर कवर अप करना है, और जब यहाँ पर आओ तो बिल्कुल ब्लैंक पेज बनकर मत आना, कुछ पढ़कर आना। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 16। एक्सरसाइज 4.4 आज खत्म करनी है, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिससे करवाऊंगी। एग्जाम्पल 16 में दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 2x² - 4x + 3 = 0, and hence find the nature of its roots। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, d = b² - 4ac। तो b कितना है, -4 का स्क्वायर, 4 × 2 × 3, 16 - 24। अब तक हम क्या करते थे, जो भी d आता था उसको फर्दर मैं आपको फॉर्मूला में चेक करवाती थी कि देखो अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? लेकिन हमें पता है कि -8 का इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है, -8 का इम्पैक्ट यहाँ आने वाला है। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम यहीं पर कहते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? When I remember in my school times हमें लिखा जाता था रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? लेकिन अब उसको चेंज करके बोल दिया है रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हाँ, कहीं ना कहीं हम इसको भी सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स है ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक मेथड निकाला है कि अगर ऐसा कोई नंबर हमारे दिमाग में, हमारे सामने आता है, तो उसको हम किस तरह से शो किया जाएगा। तो रूट्स तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन रियल नंबर्स के प्रीव्यू में वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम लिखेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है,
नो रियल रूट्स या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखो। समझ में आ गया? रियल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे भी लिखा है द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। एग्जांपल 17, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ आपकी ज्योमेट्री प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इकट्ठा किया हुआ है। A pole is to be erected at a point on the boundary of a circular path. एक सर्कुलर पाथ है, एक पोल इरेक्ट करना है ऑन द बाउंड्री, तो कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। पाथ का डायामीटर दिया हुआ है 13 मीटर। डायामीटर ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 13 मीटर्स। क्लियर हो गया? इन सच अ वे, अब सारा ये सारा पाथ के बारे में बता दिया। अब कॉन्सेंट्रेट क्या करना है? पोल इज टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री इन सच अ वे that the difference of its differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B. पहले बताओ diametrically opposite क्या होते हैं? बताओ, पता किसी को? diametrically opposite points या कोई जो भी दिया हो, what does it mean to be diametrically opposite? कहे तो ना, हाँ बोलो। वर्ड्स के ना अगर आप मीनिंग पे जाओ, डायमेट्रिकली किस वर्ड से बना लगता है? डायामीटर। तो आप एक सर्कल के डायमीटर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना? तो इस डायामीटर के दो एंड पॉइंट्स पर, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़े हो, तो वी आर स्टैंडिंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडिंग हियर एंड हियर। हम लोग, ये डायामीटर नहीं है, ये डायामीटर है। सेंटर से जो भी डायामीटर पास करेगी, जो भी कॉर्ड पास करेगी, वो डायामीटर होगी। तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर खड़े हो जाना, उनको बोलेंगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो जो ये पोल है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स, इस डायामीटर के एंड पर दो गेट्स लगे हुए हैं, सर्कुलर पाथ है, डायामीटर बनी हुई है उसकी एक, तो वहां पर दो गेट्स लगाए। तो जो ये पोल है, इसका डिस्टेंस from diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Clear हो गया? Is it possible to do so? And if yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? क्या होगा? नहीं समझ में आया। क्वेश्चन लिखा है, a pole, this is your pole, P point, is to be erected at a point on the boundary of a circular path. उस पाथ की डायमीटर है 13 मीटर। In such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary, एक AP डिस्टेंस है, एक BP है, ठीक हो गया? तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7 मीटर। AP और B, हाँ जैसे मर्जी ले लो, BP माइनस AP ले लो या AP माइनस BP ले लो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया हमें कि नहीं? A pole has to be erected in such a way, erected a point on the boundary of a circular path of diameter 13 meters in such a way that the differences of the distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. जो gates है वो boundary पर है, इनका जो distance होगा diametrically opposite से distance, that will be, difference will be 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the poles be erected? ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे let the diameter हमें दी हुई है और ये diameter हमें 13 meters, AB जो है वो diameter फॉर्म करती है। AB is the diameter of the circular path. Let distance of pole P from gate A is equal to x meters. Distance of pole P from gate A is x meters.
ये हमारा x आ गया। therefore distance of pole P from gate B कितना हो जाएगा? x plus 7 meters। इस ट्राइंगल के बारे में हम क्या मेंशन कर सकते हैं? क्यों क्यों लगेगा? पाइथागोरस क्यों लगेगा? 90 नहीं है, लेकिन क्या हम बता सकते हैं 90 है तो क्यों है? ए बी क्या दिया हुआ है? ए बी क्या है? डायामीटर। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। रिमेंबर 9th क्लास, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक हो गया? तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। therefore एंगल APB is 90 डिग्री। अब लगा लो अपनी पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया? समझ में आ गया हमें? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APB AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक x है, x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो वही बात फिर से। अच्छा, x प्लस 7 स्क्वायर क्या होगा? हाँ जी, क्या लगेगी? x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, माइनस 140 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यही आता है माइनस 70। हाँ जी, 2 कॉमन ले। मैंने 40 लिखा, फिर उसे 140 किया। हाँ, 7 और 8 क्यों आएगा? कौन से फैक्टर्स आएंगे इसके? 7 और 8 को -7 60 के 2 फैक्टर्स जिनका सम 7 होता है। क्या आएगा? 12 और 5, दैट्स इट। इतना क्या मुश्किल हम सोचते हैं? x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले मैंने 40 लिखा, फिर मैंने 140 किया, फिर मैंने कहा नहीं अभी भी कोई बोलेगा, चुपचाप से लिखते हो। हाँ नहीं राजे, बोला करो। दिस इज द कॉन्फिडेंस आई वांट। अपने में कॉन्फिडेंस तो लेकर आओ, और फिर गलती स्पॉट कर सको कि गलती की है। अगर लिखा भी गलत है ठीक है, तो गलती स्पॉट करो कि मैंने गलती कहाँ की है। चुपचाप से सिचुएशन में लगे हुए हो। हाँ जी, x कैनॉट बी इक्वल टू -12 बिकॉज रिजेक्ट कर देंगे, है ना, बिकॉज द साइड कैनॉट बी नेगेटिव, दिस इज रिजेक्टेड। x की वैल्यू 5 आ गया। तो जब मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारा AP distance is 5, distance of pole from one gate is 5 meters, and distance of pole from the other gate will be x plus 7, which is equal to 12 meters. तो कहते हैं क्या ये पॉसिबल है? पाइथागोरस अप्लाई हो जाता है और पाइथागोरस में साइड्स बनकर आ रही हैं, तो yes it is possible. And what are the distances? तो हमारे पास वो आ गए 5 and 12. हाँ? चलो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18 करो। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जांपल 18 का।
हो गया बच्चे, समझ में आ गया? पाइथागोरस में हमारे पास वैलिड वैल्यूज आई थी, मान लो यहाँ पर फैक्टराइज नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट नहीं बनता, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तब हम कहते हैं कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। चेक करो, सॉल्व करो बच्चे। तो ये है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सी ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क, आपको क्या अच्छा लगता है, फ्रैक्शंस या फिर फर्दर, क्योंकि उसने रूट्स निकालने को भी कहा है। ठीक है, अगर हम एलसीएम नहीं लेते, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप क्या लिखोगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, यही करोगे, है ना? ये कैंसिल हो गया। दैट इज ऑल माय पर्सनल विश। देखो यहाँ पर नहीं फर्क आया, पर क्योंकि कभी कभी मुश्किल आती है, मैं को एलसीएम ना लो, मैं को एलसीएम ले लो, तो आपको ये देखना है सिचुएशन में मुझे फायदा कहाँ है। यहाँ पर 3 और 1/3 कट हो गए तो फायदा हो गया। ये बाई चांस नहीं कट होते, फिर आपको स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ता है जिसके नीचे 3 आता है, तब आप खुद सोचो आप क्या करते, है ना? तो वो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, बट नाउ यू नो बोथ द वेज, कहाँ पर आपको अपना काम आसान करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव व्यू। एलसीएम लेना चाहिए नहीं, कहीं लेते हैं कहीं नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? ताकि वो काम, क्योंकि इससे भी चल रहा है, क्यों एलसीएम लें? और कभी कभी लगता है कि मुश्किल हो रहा है जी, एलसीएम ले लो, इजी हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे इसको अगर मुझे डायरेक्टली फैक्टराइज करना हो, डायरेक्टली मुझे इसके फैक्टराइज करने हो तो मुझसे नहीं बनते। मैंने कहा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो बन गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? 3x माइनस 2x प्लस 1/3। हाँ, क्यों? समझ में आ गया ना? 3 जो उसके ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो वो बाकी से होगा ना, वो तो 1 ही रहेगा, है ना? तो ये देखो, अब मुझे अगर इसे फैक्टराइज करना हो, जब क्लास 9 में क्वेश्चन आता था ना, तो मैं कहती थी एलसीएम लो, आपको फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाएगी, है ना? और यहाँ पर इट्स ऑल सब्जेक्टिव केस कि मुझे डी नहीं निकालना, मुझे डायरेक्टली फैक्टराइज करना है इसको, तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद आप x की वैल्यू निकालोगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a, माइनस ऑफ -2 लिख लिया सबने, स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाय 2 इंटू 3, तो 2/6, आंसर 1/3 है। और यही मैं यहाँ से ओरली सॉल्व करके कह रही हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। तो ये सब्जेक्टिव व्यू होता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैंने लीड से खींच दिया, अभी ऐसे ही करना है जी, नहीं नहीं ऐसे क्यों नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 किया था हमने 4.4 का, कर लिया था ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें, वो भी हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करें। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice the breadth and the area is 800 square meters? कहते हैं एक रेक्टेंगुलर ना हम गार्डन सा एक ग्रूव बना रहे हैं, मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो गार्डन होगा, ऐसा कुछ बना रहे हैं, उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस द ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है, वो हम कैसे बता सकते हैं? कैलकुलेशंस करके। हमें दिया हुआ है कि जो आपके पास एरिया है दैट शुड बी 800 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, लेट द 400 200, लेट द लेंथ को सपोज करेंगे, ब्रेड्थ को, हाँ, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द ग्रूव x मीटर्स 400 40 एंड 20। ठीक है, सॉरी मीना, वहां पे तुम लोग मैंने आंसर कर दिया, मैं कहूंगी वेरी गुड, है ना? और फिर वहां कहोगे मैम ने ग्रुप कहा था मैम, तब आपने क्यों नहीं बोला? तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर्स। समझ में आ गया? आपने कहा कि पॉसिबल है कि नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन सपोर्ट करेंगी, आपके पास सॉल्व करने के बाद लेंथ और ब्रेड्थ के लिए वैलिड वैल्यूज आ जाएंगी। मान लो आंसर माइनस में आता है, d नेगेटिव आ गया, तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, है ना? तो उस केस में हम रिजेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा d जो है वो लेस देन 0 आ गया। किस केस में पॉसिबल नहीं होगा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। समझ में आ गया बच्चे सबको ये, है ना? तो यहाँ पर हम लेंगे therefore area is equal to length into breadth x into 2x and that area should be equal to 800
तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 20। x की वैल्यू प्लस 20 तो ले लोगे, माइनस 20 को हम कर देंगे रिजेक्ट। देखो इसमें सिर्फ आपकी कांस्टेंट टर्म थी और x स्क्वायर की टर्म थी, लीनियर टर्म नहीं थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बनती है, x के लिए सॉल्व भी होता है, लेकिन अगर इसमें x स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, राइट। दिस इज व्हाट आई मीन, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। k की वैल्यू कब रिजेक्ट कहाँ करनी होती है, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 20, सो ब्रेड्थ क्या आ जाएगा 20 मीटर्स, लेंथ क्या आ जाएगी 40 मीटर्स। तो आप लिखोगे इज इट पॉसिबल, यस और नो? यस, ये लिखना है, यस दिस इज पॉसिबल। हाँ जी, इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, वो देखो सब्जेक्टिव है। अगर आप कहो कि मुझे एक मेथड सिखाना है तो फिर बेटा आप मेरी बात सुनो ना, इसमें करोगे क्या, आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, वो फैक्टराइज नहीं होगा, फिर आप डी निकालोगे। समझ में आ गया ना? अगर पॉसिबल है नहीं तो बच्चे, पॉसिबल अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फिर पॉसिबल है। हाँ, तो फिर टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ ना। उसने कहा है ना इफ पॉसिबल देन फाइंड द वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है, मैं यहाँ पे कहूंगी डी निकाल कर टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपको कहा है, आपको नहा कहा हो कि वैल्यूज निकालो, इज इट पॉसिबल, आप कहोगे यस इट इज पॉसिबल, है ना। क्यों? क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है, बिकॉज 2 वैल्यूज आ रही हैं। उसके बेसिस पर भी कह सकते हो, डी निकाल कर भी कह सकते हो कि हाँ डी आ रहा है हमारा, डी की वैल्यू इज पॉजिटिव सो इट्स पॉसिबल, वो भी कह सकते हो। ठीक हो गया? क्योंकि अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, फुल फ्लेजेडली इतना नहीं होगा कि आपको पूरा 4 मार्क्स में क्वेश्चन आए। मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूँ। समझ में आ गया इतना? चलो, और रिजेक्ट अगर हमें करना है तो हम किस बेसिस पर करेंगे? नॉट पॉसिबल हम तब करेंगे जब हमारा डी लेस देन 0 आए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर फैक्टराइज हो गया इसका मतलब उसके रियल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो पॉसिबल है, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. तो इसमें हम क्या लेंगे? Let the age of friend 1, let the age of friend 1 be equal to x years. So age of friend 2 क्या होगा? सम क्या दिया हुआ है? x minus 20 या 20 minus x? 20 minus x. सम 20 है, एक फ्रेंड की एज ले रहे हो तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी कि नहीं? सम में से छोटा नंबर माइनस करोगे, गलत किया ना आपने, सोचा जो 20 माइनस एक्स या x माइनस 20। समझ में आया? यहाँ पर 20 माइनस एक्स होगा, सम में से छोटा नंबर माइनस करोगे। 4 years ago की बात करते हैं, तो 4 years ago फ्रेंड 1 की एज क्या थी और फ्रेंड 2 की एज क्या थी? 20 माइनस एक्स माइनस 4 क्या आ गया? 16 माइनस। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। समझ में आ गया ये? अब सॉल्व करो इसको। क्या x प्लस वाई ले लिया, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, फिर तुम लिखोगी x माइनस 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। यहाँ पे प्रेजेंट एज भी लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होती। वैसे यूजुअली प्रेजेंट एज ही लिखते हैं, चुपचाप से मल्टीप्लाई करो 16 4 और 84। सब्स्टिट्यूट, मैंने आपको कहा था ना सब्स्टिट्यूट ही होगा उसके बाद। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, तुमने लिखा फिर x माइनस 4। जहां पर भी तुम्हें y या कोई भी एक वेरिएबल जो तुम्हें नहीं चाहिए दिखेगा, तुम्हें उसको सब्स्टिट्यूट ही करना होगा। तुमने इसको मल्टीप्लाई किया x y, मैं तो कहूंगी यहीं पर कर दो, है ना। अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दी, चलो कोई बात नहीं, माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 48। अब तुम्हें x y नहीं दिखता, y की वैल्यू क्या दिखती है? पुट कर दो,
जहां जहां y दिखेगा वहां वहां तुम पुट कर दोगी, बस कुछ नहीं होगा काम। और या तो वो एलिमिनेट होना चाहिए, नहीं हो रहा तो उसको एक को आपने सब्स्टिट्यूट करना ही। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हाँ जी, इक्वेशन क्या बनती है अब ये मैं सॉल्व कर लूं। x - 4 into 16 - x. So this will be 16x plus 4x minus 64 minus x square is equal to 48 minus x square plus 20x minus 112 is equal to 0. X square minus 20x plus 112 equals to 0. 112 के फैक्टर्स होते हैं 14 into 7, 2 into 7 into 7. तो अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं सॉल्व हो रहा? जब हम ये सारा ये माइनस उसको प्लस कर देंगे तो 0 ठीक हो गया? तो मुझे अब तक समझ में आ गया कि फैक्टर्स नहीं बन रहा क्योंकि इसको फर्दर मैं नहीं कर सकती। 7 2s are 14, 49 कई तरह से भी इसे फैक्टराइज नहीं कर पा रही हूँ। देन आई विल फाइंड डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 into 1 into 112, तो ये 400 माइनस 448 है ना, which is minus 48 है ना। तो as d is less than 0, such a situation is not possible. और जब पॉसिबल ही नहीं है तो आप उसकी एजेस भी नहीं निकाल सकते। हाँ, अब नेक्स्ट आएगा D0 वाला केस। इक्वल हो गया, हाँ, उसमें इक्वल रूट्स आ गई, मतलब जो हम दो चीजें अलग अलग देख रहे हैं वो सेम नंबर ही है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो D0 आता, इसका मतलब दोनों फ्रेंड्स की एज सेम है, बस ठीक हो गया। अगर एक की 12 आ रही है, दूसरे की भी एज 12 है, इक्वल रूट्स वाला केस है। समझ में आ गया हमें? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, लिखवाओ आगे। नेक्स्ट लिखो, इज इट पॉसिबल to design a rectangular park of perimeter 80 meter, area 400 square meters. क्या सिमिलैरिटी, क्या आगे मैथ्स पढ़ना होता है। मैथ्स इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। देखो, आसान मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मुझे क्या चीज अच्छी लगती है मैं उसे बहुत पढ़ूंगी। जैसे मैं अगर बताती हूँ, अगर मुझे रीडिंग करनी है बुक्स की, आई कैन नॉट रीड अ स्काई-फाई नॉवेल। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, पढ़कर आधा छोड़ा भी है, 2 पेज करके छोड़ा है। एंड आई नो पीपल हु जस्ट रीड स्काई-फाई। मैं मूवीज भी नहीं देखती हूँ, है ना, बट माई सन इज मैड अबाउट ऑल दीज मूवीज। वो देखते हैं, वो सब उसको टेक्निकल नॉलेज सब अच्छी लगती है। आई कैन नॉट प्ले अ गेम, मैं गेम नहीं कर सकती। वो रेसिंग गेम्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई कैन प्ले सॉलिटेयर, मैं बहुत अच्छे से, मतलब कार्ड्स की गेम होगी तो मैं बहुत अच्छे से प्ले कर लूंगी। इफ इट्स अ स्टेबल गेम, माइंड गेम होगी, मैं प्ले कर लूंगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, ठीक है। ये पता कुछ नहीं है, ये आपका हायर लेवल भी कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें सबसे मैक्सिमम साइड क्या बना सकते हो, मिनिमम क्या बना सकते हो। तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तुम छोड़ो ना। तुम अब सिंपल से एक सिंपल 10th की मैथ्स कर रहे हो, उसको कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो हमारा पेरीमीटर है वो होना चाहिए इस रेक्टेंगल का 80 मीटर्स, और उसी रेक्टेंगल का एरिया चाहिए 400 स्क्वायर मीटर्स। तो क्या कोई ऐसी लेंथ ब्रेड्थ पॉसिबल है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। अगर है तो बताओ कौन सी। क्लियर हो गया? तो इसमें हमें क्या चाहिए? 2 पैरामीटर्स। एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट द लेंथ इक्वल टू x, let the x meters, let the breadth be equal to y meters. कोई बात नहीं, वो तो देखो, वो अब मैं क्या बोलूं, उनमें p/q में मार्क्स काफी है। उन्होंने नंबर मैंने आपको लिखा है ना, √5 is equal to p/q, है ना। हाँ, उसने कहा है सक्षम के पेपर मार्क्स आते नहीं, ये भी a/b लिखना है क्योंकि आपके बुक में a/b लिखा है। तो आई कैन नॉट
हाँ, क्यों मतलब क्यों कटे हैं मुझे नहीं समझ में आया। और मैंने आज तक पीवाई क्यों करवाया, लास्ट ईयर भी करवाया है, तब तो नहीं कटे थे। बच्चे वो तो तुमने सिर्फ कैलकुलेशंस की ना, तुम्हें अपनी बात को जस्टिफाई करना है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और नंबर हो तुम्हें शो तो करना पड़ेगा, पेपर सब्जेक्टिव है, मैं क्या करूँ बताओ। आपका एमसीक्यू हो, मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें सब्जेक्टिव है, शो करना हो। सो लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज y, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। अब तुम ऐसे लिखकर आ जाओ, स्टेप्स नहीं लिखोगे तो आई कैन नॉट से कि मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स हैं हमारे, ठीक है ना। आंसर का मान मार्क होता है लास्ट में। x प्लस वाई इज 40 और आपको एरिया दिया हुआ है 400। इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, मतलब मुझे नहीं समझ में आती वो मार्क्स क्यों काट रहे हैं। हाँ, पी अपॉन क्यों नहीं काटता, डीएवी ने नहीं काटे तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने ए अपॉन भी लिखा। दैट मींस वो टीचर्स कैन गेट वियर्ड एट टाइम, सीरियसली। आई एम माई सेल्फ अ टीचर, मैं भी रहती हूँ, पर हम कभी कभी वियर्ड बिहेव करते हैं कि नहीं मैंने कहा है ऐसे ही करना है। अरे दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज टॉट कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता। व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू टीच, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। कभी कभी बच्चे भी बहुत अच्छा मेथड बताते हैं तो उसको रिसेप्टिव रहो, यू लर्न समथिंग फ्रॉम देम टू, ठीक है। तो अगर इस चीज को सोचकर चलते हो फिर तो जिंदगी अच्छी कट जाती है, वरना फिर आप रह जाते हो कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही करो। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, x माइनस 20 का होल स्क्वायर बन डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है। वरना डी निकालोगे, डी निकालकर आप देखोगे कि हाँ इसके फैक्टर्स पॉसिबल है ना। तो डी इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अगर लेंथ 20 है, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी अगेन 20 meters, 40 minus x. So is it possible to have a rectangle with perimeter 80, area 400? तो हम लिखेंगे yes, it is possible, just that that rectangle happens to be a square, है ना। theoretically वो स्क्वायर बन गया, प्रैक्टिकली वो स्क्वायर बन गया, पर स्क्वायर भी रेक्टेंगल की गाइडलाइंस में आता है, तो हम कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है। आप एक ऐसा एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसका एक ऐसा रीजन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसका एरिया 400 हो, जिसका पेरीमीटर 80 हो और वो एक रेक्टेंगल की शेप में हो। तो रेक्टेंगल बन गया है बच्चे, है तो स्क्वायर ही, बट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने भी सब चीज किया था। इसमें फिर मैं भी कह रहा टीचर गेट वियर्ड एट टाइम। आपका ये आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में तो मैं देने वाला कोई रहा, अगर आएगा तो ऑफ कोर्स, बट स्टिल, है ना। तो हम लिखेंगे स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, all the properties of square all the properties of rectangle are fulfilled by square or also true in square, hence it's a rectangle. ऐसे इतना काफी होता है, a square is also a rectangle, काफी होता है लिखना, ठीक है ना, कि जब भी आता है ना तो हम वहां भी प्रूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्कूल टू स्कूल फर्क पड़ता है, क्या किसी से झगड़ा करना। अच्छा, स्कूल में कहा है तो लिख दो, नहीं किसी के स्कूल में कहा तो मत लिखना, that's it. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपको करवाना है, जो अभी टर्म 2 में आया था फाइनल्स में, एंड विच क्वेश्चन विच इज लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने 8th में किया होगा, 9th में भी नहीं किया होगा, 8th में ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ये किया होगा, और ये 10th के फाइनल एग्जाम के 4 मार्क्स की केस स्टडी थी, ठीक है। 8th का कॉन्सेप्ट दिया है बच्चे, क्यों डालने वाली बात नहीं है, तुम 10th में पढ़कर भी आए हो, मैंने ऐसे 10th छलांग मार ली। बच्चे पता क्या है, पढ़कर तो आयो ना, ऑनलाइन दी नहीं दी अलग बात है। दैट मीन्स कि अगर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला रिवाइज उस टाइम पे कॉन्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं, दैट इज व्हाट आई आस्क्ड। मैंने आपको कहा था कि 2020 का पेपर था, दैट वाज बिफोर कोविड, कोई लॉकडाउन नहीं था, कुछ नहीं था, वहां पर भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। मिरर इमेज कहाँ पड़ी है 9th में, बुक में कहीं मेंशन नहीं है, आपकी एग्जाम्पलर में कहीं मेंशन नहीं है, नहीं है बुक में, एग्जाम्पलर में भी नहीं है, नहीं है एग्जाम्पल में भी नहीं है, नहीं है एग्जाम्पलर में नहीं है, मैंने लैब मैनुअल भी चेक किया था, मिरर इमेज नहीं है क्योंकि मैंने नहीं करवाई,
बट देन दे सेड स्कूल में करवा रहे हैं, मैंने पूरी बुक्स खंगाल ली थी, कहीं मुझे मिरर इमेज नहीं मिली, हिंट्स में भी कुछ नहीं था। तो सच में कह रही हूँ, तो वहां पे कहीं मेंशन नहीं था। आपने कोई एक्स्ट्रा बुक देखी होगी, उसमें जरूर हो सकता है। बट देन अगर आ गया, फाइनल्स में भी आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप में नहीं है, आईसीएससी में स्पेशली अलग से टॉपिक है मिरर इमेज का पूरा। तो मुझे पता था करवाने को, तो मैंने कहा इनको आएगा तो क्यों करवाना है, और वो फाइनल्स में आया हुआ है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन था, देन 2 मार्क्स का क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल्स का। Which of them are quadratic, which of them are polynomials? नहीं मिलते, क्यों मिलेंगे? जिसके 96 आए थे उसका ये 2 मार्क वाला क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, करवा रही हूँ आपको, बाद में हैंडआउट भी दे दूंगी ये। इसमें लिखना है, लिखो क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगुलर लॉन, in the center of a rectangular lawn, in the center of a rectangular lawn of dimensions 50 by 40। कल आपका इसका जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है प्लस अब तक जो भी डाउट्स हैं आपके लीनियर इक्वेशंस के, अगर वो हैंड आउट रहता है तो कल लेकर आना। कल आराम से बैठकर वो सारे डाउट्स हमें 1 घंटे में डिस्कस करने हैं और कोशिश करनी है कि अब तक ये 4 चैप्टर्स हम अपना कवर करें, सारा कवर कर ले। पॉलिनोमियल्स के डाउट्स के लिए आना, इसका थोड़ी ना होगा। 50 by 40, a rectangular pond has to be constructed in the center of a rectangular lawn of dimensions 50 meter by 40 meter. A rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 square meters. Find the length and breadth of pond. हाँ जी, बच्चे गलत करके आए है ना। और इसी में काशिम समझ में आया अब तक जो भी किया है? Yes, ma'am. When one student gets online ना, तो उसके बारे में बिल्कुल भूल जाता है। Sometimes you get to forget. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हुआ क्या था, a day before this paper, एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे पूछा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज, आपके एग्जाम्पलर का मैंने किसी हैंडआउट में दिया हुआ था। मैंने कहा था ये नहीं आएगा क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी है, पर तुम्हें ये आता है? कहती हाँ मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी आती है, बस वो सॉल्व नहीं है। बस इक्वेशन तक अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें आता है, कैलकुलेशन इसकी नहीं आएंगी। और यही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन वहां पर आता है, ठीक है ना। तो तभी मैं अब से मैंने सोच लिया कि जो मैं कहती हूँ ना नहीं आएगा, वो मैं पक्का करवाऊंगी कि ये तो आ सकता है। इन अ रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है आपका, डायमेंशंस आपको दी हुई है 50 by 40। A rectangular pond is to be constructed, इसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है सेंटर में बिल्कुल, so that the area of the grass, ये पॉन्ड है ना। तो लॉन के अंदर पॉन्ड हो गया, तो बाकी अगर लॉन कभी कहते तभी कहते हैं जब ग्रास लगी हो उसमें, है ना। तो ये जो ग्रास है इसका एरिया चाहिए 1184 स्क्वायर मीटर्स। तो इसने कहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। क्लियर हो गया? हाँ जी, कैसे करते हैं इसको? देखो सबसे पहले तो आपको बताना है, एक बाहर का एरिया है, एक उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो जो भी ग्रास का एरिया होगा, एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। पहले तो इतनी बात समझ में आती है, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। और इसीलिए मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन करवाया था, तुम्हारे पेपर में आ गया। ये सोच के मैं डिफिकल्ट और क्या है ये डाल दो, पेपर में आ गया। तो दिस इज ग्रास, दिस इज पॉन्ड, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, हमारे पास एरिया ऑफ द ग्रास आ गया जो इसके सराउंडिंग है। अब मुझे वो एरिया निकालना है, मेरे पास सिर्फ बाहर की डायमेंशंस है, बाहर का ये 50 और यहाँ से ये 40। पॉन्ड का नहीं आएगा ना, वो ग्रास का है।
हाँ तो फिर पॉन्ड तो ये है ना, हाँ, तो फिर आपने अगर 22,000 में से 1184 माइनस कर दिया, हाँ वो पॉन्ड का ही आ जाएगा। अब इसको करना कैसे है सॉल्व, तो हम लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ द लॉन बी इक्वल टू x मीटर्स। लिखो इस क्वेश्चन में यू हैव रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर एक रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये x ले लेंगे, थ्रू आउट लेंथ सेम है, चारों तरफ से हमारा लेंथ विड्थ सेम होगा, लेट द विड्थ ऑफ द लॉन इक्वल टू x मीटर्स। तो ये हमारी डायमेंशन है 50 और ये हमारी डायमेंशन है 40। क्लियर हो गया? सो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, बस यही तक काम है जो हमें करना है, उसके बाद तो ये इजी है। बताओ लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना होता है? 50 माइनस x होगा। और कोई? ये टोटल 50 था, x यहां से माइनस हो गया, x यहां से माइनस हो गया, क्या बन गया? 50 माइनस 2x। याद आई है? चाहे ऑनलाइन ही थी। हाँ तो अब ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगी, बस इतना सा काम था जो इसमें याद रखना था, है ना। और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 40 माइनस 2x मीटर्स। आपको चाहिए क्या था? एरिया ऑफ द पॉन्ड। एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या है? एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। तो ये जो एरिया है ये हमें दिया हुआ है 1184। तो हमने कहा था आउटर रेक्टेंगल, है ना। आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50 इंटू 40। इनर रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। समझ में आ गया? हाँ, आउटर रेक्टेंगल एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, या फिर और अच्छा करना है इसको तो इसको नेम दे दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ठीक हो गया? तो इसे आप लिख रहे हो 50 इंटू 40 माइनस 50 माइनस 2x 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 1184। हाँ जो तुम्हारा भी ये था ना, तुम्हारे पास ये नंबर तो आ गया, बट इसको तुम यूज फर्दर कैसे करोगे वो तुम्हें इक्वेशन ही फॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्क्वायर भी नहीं है। तो जब आपने इसको माइनस किया कितना आएगा? 816। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2000 माइनस 80x, इसको कैंसिल, अभी 2 लेकर कॉमन भी कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 25 माइनस x, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 20 माइनस x, तो ये 816, ये 2 और ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो गया, 25 माइनस x 20 माइनस x। दिस इज ऑल माय कैलकुलेशन। आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज अपना वाला मेथड ही करना। ये 408 और यहाँ से आ जाएगा 204। ठीक है, तो ये बन जाएगी फाइनल इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करके बनेगी। इट विल बी x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 500 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 500 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आएगी। 204 को एडजस्ट करना है अभी, ठीक है ना। हाँ मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेशन मैं बता रही हूँ आपको, ये आएगा। समझ में आ गया? आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, मैंने स्टेप मिस किए हैं, आप मत मिस करना। आप मल्टीप्लाई करके उसे प्रॉपरली सॉल्व करना। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 250 माइनस 204, एम आई राइट है ना। यहाँ से 204 आ जाएगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस वो 500 ठीक, तो ये आ जाएगा 296 इक्वल टू 0। अब 296 के फैक्टर्स, 4 से गया 4 7 74,
4 into 2 into 37 हो गए। कुछ समझ नहीं आया फैक्टराइज करना, डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते हो। कुछ समझ नहीं आए एक बार कोशिश जरूर करना फैक्टराइज करने की। समटाइम्स फैक्टर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। बन गया ना, x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। x की वैल्यू x माइनस 37 माइनस 8 x माइनस 37 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आती है 37, x की एक वैल्यू आती है 8। कौन सी नहीं होगी? आपकी डायमेंशन अंदर वाली क्या बन गई थी? 5 माइनस 50 माइनस 2x 40 माइनस 2x। तो कौन सी नहीं ले सकते? 37 नहीं ले सकते, बिकॉज फर्दर सॉल्व होकर ये नेगेटिव वैल्यूज देता है, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्टेड। मोस्टली इट्स इनफ। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको उसने कहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। लिखो लेंथ ऑफ पॉन्ड, जो बंद कर दिया। लेंथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 50 minus 2 into 8 and breadth of pond 40 minus 2 into 8. This will be equal to 34 meters और 2 into 8 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24। क्लियर हो गया बच्चे? ये क्वेश्चन था, इस पर सच